हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डी कुमार केमिस्ट्री क्लासेस ऑन यूट्यूब, है ना। तो पिछले क्लास में आपको मैंने बताया थर्मोकेमिस्ट्री, शुरुआत करे थे थर्मोकेमिस्ट्री की। तो व्हाट इज द थर्मोकेमिस्ट्री? थर्मोकेमिस्ट्री क्या है? तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हीट एब्जॉर्ब या रिलीज इन अ केमिकल रिएक्शन। मतलब हीट एब्जॉर्ब इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड थर्मोकेमिस्ट्री। इसमें टर्म्स बता रहे थे। फर्स्ट वन इज द हीट ऑफ रिएक्शन। हीट ऑफ रिएक्शन क्या है? अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब या रिलीज इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड हीट ऑफ रिएक्शन। किसी केमिकल रिएक्शन में जो हीट एब्जॉर्ब या रिलीज होती है उसे हम क्या कहते हैं? हीट ऑफ रिएक्शन। हीट ऑफ रिएक्शन जनरली मेजर किया जाता है एंथैल्पी के टर्म, इसलिए हीट ऑफ रिएक्शन को हम लोग एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी चेंज इन रिएक्शन कहते हैं। वहाँ पर एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन आपको याद रखने बोले थे कि डेल्टा एच आर मतलब हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू होती है हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्लस डेल्टा एन जी आर टी होती है। याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। फिर बताए थे कि यदि हीट ऑफ रिएक्शन को मेजर करें स्टैंडर्ड स्टेट पर, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन। तो ऑन द बेसिस ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन के आधार पर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ रिएक्शन के आधार पर दो तरह की रिएक्शन होते हैं, एक इंडोथर्मिक और दूसरा एक्सोथर्मिक। इंडोथर्मिक को हिंदी में कहते हैं उष्माशोषी और एक्सोथर्मिक को हिंदी में कहते हैं उष्माक्षेपी। तो इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है? तो जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, दैट इज कॉल्ड इंडोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक किसे कहते हैं? जिसमें हीट रिलीज होती है। इंडोथर्मिक में जो डेल्टा एच आर हीट ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव होती है, जबकि एक्सोथर्मिक में डेल्टा एच आर निगेटिव होती है। और बैलेंस करके लिखना होता है। तो इंडोथर्मिक में चूंकि प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा होगी इसलिए रिएक्टेंट में हमें Q जोड़ना होता है, जबकि एक्सोथर्मिक में चूंकि प्रोडक्ट की एनर्जी कम हो गई है रिएक्टेंट से, इसलिए हमें वहाँ पर प्रोडक्ट में हीट को जोड़ना होता है। उसका ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन बताए थे, एग्जाम्पल्स बताए थे। नाउ नेक्स्ट टर्म जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर, दैट इज द हीट ऑफ फॉर्मेशन और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या है? तो डिफाइंड एज amount of heat absorbed or released when 1 mole of a compound is formed। ध्यान दीजिए, हीट ऑफ फॉर्मेशन इसलिए 1 मोल कंपाउंड को बनाइए। इसमें याद रखना है क्या करना है? 1 मोल कंपाउंड को बनाना है, 1 मोल कंपाउंड फॉर्म। अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब या रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम देयर मोस्ट एबंडेंट एलिमेंटल फॉर्म। ये एक लाइन याद रखना है, 1 मोल कंपाउंड बनाना और कहाँ से? तो देयर मोस्ट एबंडेंट एलिमेंटल फॉर्म। ये एक लाइन याद रखना है। हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या है? तो 1 मोल कंपाउंड को बनाइए किससे? तो उसके मोस्ट एबंडेंट एलिमेंटल फॉर्म से। मतलब मोस्ट मतलब सबसे ज्यादा, मोस्ट मतलब सबसे ज्यादा, एबंडेंट मतलब होता है अकरेंस नेचर, मतलब नेचर में जो सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। एलिमेंटल फॉर्म मतलब एलिमेंट होना चाहिए वो, है ना, एलिमेंट होना चाहिए नेचर में पाया जाने वाला वह एलिमेंट जो सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो मोस्ट एबंडेंट एलिमेंटल फॉर्म, ध्यान रखिए, मोस्ट मतलब सबसे ज्यादा, एबंडेंट मतलब अकरेंस नेचर, एलिमेंट मतलब तत्व, वह तत्व जो सबसे ज्यादा मात्रा में नेचर में पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो मोस्ट एबंडेंट एलिमेंटल फॉर्म। मतलब नेचर में जिस फॉर्म में एलिमेंट पाया जाता है, नेचर एलिमेंट जिस फॉर्म में पाया जाता है, अगर कोई एलिमेंट एक से ज्यादा फॉर्म में पाया जाता है तो उसमें से वो फॉर्म लीजिए जो सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जा रहा है। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या है? तो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब या रिलीज्ड when 1 mole of a compound is formed from their most abundant elemental form। 1 मोल कंपाउंड को बनाइए किससे? 1 मोल कंपाउंड को बनाइए किससे? तो उसके मोस्ट एबंडेंट एलिमेंटल फॉर्म से। याद रखिए, 1 मोल कंपाउंड को बनाइए किससे? तो उसके मोस्ट एबंडेंट एलिमेंटल फॉर्म से। 1 मोल कंपाउंड को बनाइए किससे? तो उसके मोस्ट एबंडेंट एलिमेंटल फॉर्म से, दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो 1 मोल कंपाउंड बनाना है आपको किससे? तो उसके मोस्ट एबंडेंट एलिमेंटल फॉर्म से। तो उसमें जो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब या रिलीज होगी दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो एक कॉलम लिखें और उसके एक कॉलम में एलिमेंट लिखें, दूसरे कॉलम में उसका मोस्ट एबंडेंट एलिमेंटल फॉर्म। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जो मोस्ट एबंडेंट एलिमेंटल फॉर्म क्या होता है? H2। हाइड्रोजन किस फॉर्म में पाया जाता है नेचर में? तो H2 के फॉर्म में, है ना। हाइड्रोजन एटम के फॉर्म में नहीं, बल्कि क्या? H2 के फॉर्म में, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के फॉर्म में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो हाइड्रोजन का एलिमेंटल फॉर्म क्या हो? H2। किस? हाइड्रोजन गैस है, नेचर में क्या है? तो गैस में। तो ये हाइड्रोजन किस फॉर्म में? हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन तो वाटर में पाया जाता है, नहीं, एलिमेंटल फॉर्म। एलिमेंटल मतलब एलिमेंट समझते हैं ना, जिसमें एक ही टाइप की एटम,
और जो नेचर में पाया जाता हो तो हाइड्रोजन किस फॉर्म में पाया जाता है, जिसमें एक ही टाइप का एटम, दैट इज H2। तो हाइड्रोजन याद रखिए, जैसे हाइड्रोजन का एलिमेंटल फॉर्म क्या हो गया, H2 गैस। ऐसे रटना नहीं, इसको बस समझना है। हाइड्रोजन को एलिमेंटल फॉर्म क्या हो, H2। लिथियम का एलिमेंटल फॉर्म लिथियम सॉलिड। बोरॉन किस फॉर्म में जाता है, बोरॉन सॉलिड। कार्बन का एलिमेंटल फॉर्म, तो कार्बन 2 फॉर्म में पाया जाता है, कभी कार्बन ग्रेफाइट, कार्बन डायमंड के जो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉप्स होता है कार्बन का। इलेक्ट्रॉप क्या होता है, इलेक्ट्रॉप मतलब अपरूप, एक ही तत्व का अलग अलग रूपों में पाया जाना क्या कहलाता, इलेक्ट्रॉप्स कहलाता है। एक एलिमेंट का अलग अलग रूपों में पाया जाना क्या कहलाता, इलेक्ट्रॉप्स कहलाता है। तो कार्बन के इलेक्ट्रॉप्स जैसे कार्बन ग्रेफाइट, कार्बन डायमंड, तो नेचर में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन पाया जाता है, कार्बन ग्रेफाइट की कार्बन डायमंड। ये डायमंड तो मिलता ही नहीं है, तो क्या मिलता है आपको हर जगह, तो ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट क्या हुआ, तो मोस्ट एबंडेंट एलिमेंटल फॉर्म हुआ। तो कार्बन का मोस्ट एबंडेंट एलिमेंटल फॉर्म क्या होता है, कार्बन ग्रेफाइट। नाइट्रोजन का मोस्ट एबंडेंट एलिमेंटल फॉर्म क्या हुआ, एलिमेंट मतलब प्योर फॉर्म होता है, एलिमेंट मतलब प्योर फॉर्म जिसमें वो पाया जाता है। तो नाइट्रोजन का एलिमेंटल फॉर्म क्या हुआ, तो N2 हो गया। ऑक्सीजन का एलिमेंटल फॉर्म क्या होगा, तो O2 हो जाएगा। फ्लोरीन का एलिमेंटल फॉर्म क्या होगा, तो फ्लोरीन गैस होगा। ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन का एलिमेंटल फॉर्म ऑक्सीजन गैस, फ्लोरीन का एलिमेंटल फॉर्म फ्लोरीन गैस। सोडियम किस फॉर्म में पाया जाता है, सोडियम सॉलिड। मैग्नीशियम का एलिमेंटल फॉर्म क्या था, मैग्नीशियम सॉलिड। एल्युमिनियम का एलिमेंटल फॉर्म क्या था, एल्युमिनियम सॉलिड। सिलिकॉन का क्या, तो सिलिकॉन सॉलिड। फास्फोरस का एलिमेंटल फॉर्म देखिए, फास्फोरस के बहुत सारे इलेक्ट्रॉप्स होते हैं। इलेक्ट्रॉप्स मतलब जैसे अप्रूव, मतलब एक एलिमेंट का अलग अलग रूपों में पाया जाना। एग्जिस्टेंस ऑफ एलिमेंट इन डिफरेंट फॉर्म इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉप्स। एग्जिस्टेंस ऑफ एलिमेंट इन डिफरेंट फॉर्म इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉप्स। एक एलिमेंट का, एक तत्व का अलग अलग रूप में पाया जाना क्या कहलाता, इलेक्ट्रॉप्स। तो फास्फोरस के बहुत सारे इलेक्ट्रॉप्स होते हैं, व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस। तो ध्यान दीजिए, तो फास्फोरस का कौन सा फॉर्म नेचर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो फास्फोरस व्हाइट, नॉट फास्फोरस। ध्यान दीजिए, फास्फोरस ब्लैक थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल है। थर्मोडायनेमिक्स के विचार से फास्फोरस ब्लैक मोर स्टेबल होता है, किससे, फास्फोरस व्हाइट से। फास्फोरस ब्लैक ज्यादा स्टेबल होता है रेड फास्फोरस से, रेड फास्फोरस ज्यादा स्टेबल होता है व्हाइट। तो यहाँ स्टेबिलिटी पर नहीं देख रहे, यहां पर क्या देख रहे, तो कौन नेचर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जा रहा है, मोस्ट एबंडेंट एलिमेंटल फॉर्म। तो यहाँ फास्फोरस, तो याद रखना है फास्फोरस व्हाइट क्या है, तो मोस्ट एबंडेंट है, नॉट फास्फोरस ब्लैक। ध्यान दीजिएगा, सल्फर का मोस्ट एबंडेंट एलिमेंटल फॉर्म क्या होता है, सल्फर रोमिक, नॉट सल्फर मोनोक्लिनिक। क्लोरीन का एलिमेंटल फॉर्म क्या होता है, तो Cl2 गैस। ब्रोमीन का एलिमेंटल फॉर्म क्या होता है, ब्रोमीन लिक्विड। ध्यान दीजिए, ब्रोमीन लिक्विड, नॉट ब्रोमीन गैस या ब्रोमीन सॉलिड। यहाँ ब्रोमीन का एलिमेंटल फॉर्म क्या होता है, ब्रोमीन लिक्विड। ध्यान दीजिए, रूम टेम्परेचर आप ऐसे ही पढ़े बेसिक क्लासेस कि हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एक हेलोजन ही एक ऐसा ग्रुप है जिसमें सारा फिजिकल स्टेट पाया जाता है रूम टेम्परेचर पर, मतलब नेचर में। जैसे फ्लोरीन आपका, फ्लोरीन क्लोरीन रूम टेम्परेचर पर मतलब एलिमेंटल फॉर्म में गैस है। ब्रोमीन आपका क्या है, तो लिक्विड है। और आयोडीन आपका क्या है, तो सॉलिड है। तो ध्यान रखिएगा, फ्लोरीन और क्लोरीन गैस का, फ्लोरीन और क्लोरीन का एलिमेंटल फॉर्म क्या होता है, फ्लोरीन गैस और क्लोरीन गैस। जबकि ब्रोमीन का क्या होता है, ब्रोमीन लिक्विड। आयोडीन का क्या होता है, आयोडीन सॉलिड, है ना। पोटेशियम का पोटेशियम सॉलिड, कैल्शियम का कैल्शियम सॉलिड, इसी तरह से। तो ये सब रटने की चीज नहीं है, इसमें बस ध्यान रखिएगा। जनरली कंफ्यूज करने के लिए सब आता रहता है कि कार्बन का याद रखिए, कार्बन ग्रेफाइट, कार्बन डायमंड नहीं, है ना, कार्बन ग्रेफाइट नॉट कार्बन डायमंड। ध्यान देखिए, कार्बन ग्रेफाइट ऐसे थर्मोडायनेमिकली ज्यादा स्टेबल होता है, किससे, कार्बन डायमंड से। ये मत सोचिए कि डायमंड बहुत हार्ड है, हार्ड उसके स्ट्रक्चर के कारण है ना, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के कारण। लेकिन अगर थर्मोडायनेमिकली अगर पूछा जाए कौन ज्यादा स्टेबल होता है, थर्मोडायनेमिक के अनुसार पर मोल किसके पास कम एनर्जी स्टोर्ड होती है, तो ग्रेफाइट के पास पर मोल कम एनर्जी स्टोर्ड होती है। ठीक है, तो ऐसे जो डायमंड है वो हार्डेस्ट नेचुरल मटेरियल है। तो ये कार्बन ग्रेफाइट, कार्बन ग्रेफाइट, तो ध्यान रखेंगे इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नोटेशनल पॉइंट है, ये जो याद करने की चीज जो आपको है, याद रखिएगा। कार्बन का मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट कौन सा, कार्बन ग्रेफाइट। और क्या, फास्फोरस का कौन, फास्फोरस व्हाइट। और सल्फर का कौन, सल्फर रोमिक। कार्बन का कार्बन ग्रेफाइट याद रखिएगा, फास्फोरस का फास्फोरस व्हाइट, सल्फर का सल्फर। ये क्या है, तो मोस्ट एबंडेंट एलिमेंटल फॉर्म है। कि स्टेबिलिटी जी, तो स्टेबिलिटी अगर कहिएगा तो ग्रेफाइट ज्यादा स्टेबल होता है, किससे, डायमंड से। और ब्लैक फास्फोरस ज्यादा स्टेबल होता है, किससे, तो व्हाइट फास्फोरस से। तो ये थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी की बात नहीं कर रहे, अपन एबंडेंस की बात करें, अक्रेंस जो सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है उसकी बात कर रहे हैं। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या है,
तो हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या है? तो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब या रिलीज when 1 mole of a compound is formed from their most abundant elemental form is called heat of formation or enthalpy of formation। एक मोल, तो डिफिनेशन के अनुसार एक मोल कंपाउंड को बनाइए किससे? तो उसके मोस्ट एबंडेंट एलिमेंटल फॉर्म से, उसमें जो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब या रिलीज होगी दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। एक मोल कंपाउंड को बनाइए उसके मोस्ट एबंडेंट एलिमेंटल फॉर्म से, उसमें जो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब या रिलीज होगी उसे हम क्या कहते हैं? हीट ऑफ फॉर्मेशन और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो एक कॉलम में हमने एलिमेंट लिखा है और दूसरे कॉलम में मोस्ट एबंडेंट एलिमेंटल फॉर्म। इसमें आपको याद क्या रखना है? तो कार्बन का मोस्ट एबंडेंट एलिमेंटल फॉर्म कार्बन ग्रेफाइट होता है, ना कि कार्बन डायमंड। फास्फोरस का मोस्ट एबंडेंट एलिमेंटल फॉर्म फास्फोरस वाइट होता है, ना कि फास्फोरस ब्लैक। सल्फर का मोस्ट एबंडेंट एलिमेंटल फॉर्म सल्फर रोमिक होता है, ना कि सल्फर मोनोक्लिनिक। क्लोरीन का ध्यान रखिए, क्लोरीन गैस स्टेट में मोस्ट एबंडेंट एलिमेंटल फॉर्म है। ब्रोमीन का ब्रोमीन लिक्विड, आयोडीन का आयोडीन सॉलिड है। ठीक है, तो इसको आप लिखिए। तो व्हाट इज द हीट ऑफ फॉर्मेशन? हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड इज फॉर्म फ्रॉम देयर मोस्ट एबंडेंट एलिमेंटल फॉर्म। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या है? तो एक मोल कंपाउंड को बनाइए किससे? तो उसके मोस्ट एबंडेंट एलिमेंटल फॉर्म से, दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो एलिमेंट और उसका मोस्ट एबंडेंट एलिमेंटल फॉर्म बताए। यदि हम हीट ऑफ फॉर्मेशन को, इफ हीट ऑफ फॉर्मेशन मेजर्ड एट स्टैंडर्ड स्टेट, देखिए बार बार स्टैंडर्ड स्टेट को याद ही रखिएगा। स्टैंडर्ड स्टेट मतलब टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर 1 atm। स्टैंडर्ड स्टेट मतलब प्रेशर 1 atm एंड टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। तो अगर हीट ऑफ फॉर्मेशन को मेजर करें किस पर? स्टैंडर्ड स्टेट। स्टैंडर्ड स्टेट मतलब प्रेशर 1 atm एंड टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। तो यदि हीट ऑफ फॉर्मेशन को मेजर किया जाता है स्टैंडर्ड स्टेट पर, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो अगर हीट ऑफ फॉर्मेशन मेजर किया जाता है स्टैंडर्ड स्टेट पर, इफ हीट ऑफ फॉर्मेशन इज मेजर्ड एट स्टैंडर्ड स्टेट, इफ हीट ऑफ फॉर्मेशन इज मेजर्ड एट स्टैंडर्ड स्टेट, यदि हीट ऑफ फॉर्मेशन को मेजर किया जाता है स्टैंडर्ड स्टेट पर, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। मतलब डेल्टा HF, इसके ऊपर नॉट रिप्रेजेंटेशन है किसकी? तो स्टैंडर्ड स्टेट पर, स्टैंडर्ड स्टेट की। तो यदि हीट ऑफ फॉर्मेशन मेजर किया जाता है स्टैंडर्ड स्टेट पर, यदि हीट ऑफ फॉर्मेशन मेजर किया जाता है स्टैंडर्ड स्टेट पर, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मोस्ट एबंडेंट एलिमेंटल फॉर्म विल जीरो। बेसिक जो मोस्ट एबंडेंट है, जो सबसे ज्यादा मात्रा में पाया गया, उसका हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या माना गया है? तो जीरो। जो स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन मोस्ट एबंडेंट एलिमेंटल फॉर्म का, जैसे H2 गैस का, जैसे H2 गैस का हाइड्रोजन का मोस्ट एबंडेंट एलिमेंटल फॉर्म क्या है? तो H2। तो H2 की हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगी स्टैंडर्ड स्टेट पर? तो जीरो। डेल्टा H0F मतलब स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 जीरो। स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बोरॉन क्या होगा? तो जीरो। बोरॉन सॉलिड क्या होगा? तो जीरो। स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन ग्रेफाइट क्या होगा? तो जीरो। क्यों? क्योंकि कार्बन का मोस्ट एबंडेंट एलिमेंटल फॉर्म कौन सी है? कार्बन ग्रेफाइट। लेकिन स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डायमंड जीरो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये मोस्ट एबंडेंट नहीं है। स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन गैस क्या होगी? तो जीरो। स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 गैस क्या होगी? तो जीरो। स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरीन गैस क्या होगी? तो जीरो। स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम सॉलिड क्या होगी? तो जीरो। स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम सॉलिड क्या होगी? जीरो। स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्युमिनियम सॉलिड क्या होगी? जीरो। स्टैंडर्ड हीट ऑफ सिलिकॉन सॉलिड क्या होगी? तो जीरो। स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फास्फोरस व्हाइट क्या होगी? तो जीरो। लेकिन स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फास्फोरस ब्लैक जीरो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मोस्ट एबंडेंट एलिमेंटल फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सल्फर रोम्बिक क्या होगी? तो जीरो। लेकिन स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सल्फर मोनोक्लिनिक जीरो नहीं होगी। स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन गैस क्या होगी? तो जीरो। स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमीन गैस क्या होगी? तो नहीं जीरो होगी। क्यों? क्योंकि ब्रोमीन का मोस्ट एबंडेंट एलिमेंटल फॉर्म क्या होता है? तो ब्रोमीन लिक्विड। ध्यान रखिएगा, ब्रोमीन लिक्विड। तो स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमीन लिक्विड क्या होगी? तो जीरो। स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयोडीन सॉलिड क्या होगी? तो जीरो। स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयोडीन गैस नहीं जीरो होगी। तो स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन किसका जीरो होता है? तो मोस्ट एबंडेंट एलिमेंटल फॉर्म का। ध्यान रखेंगे। जैसे एक एग्जांपल है, द स्पेसीज विच बाय डिफिनिशन है जीरो स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। कह रहा निम्नलिखित में से चार स्पेसीज दिया गया है, कह रहे इसमें से किसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन स्टैंडर्ड स्टेट पर हीट ऑफ फॉर्मेशन जीरो होता है? मतलब इन सब में किसका हीट ऑफ फॉर्मेशन जीरो होता है? तो ब्रोमीन गैस है। ध्यान दीजिए, ब्रोमीन गैस है। यहाँ पर ब्रोमीन का मोस्ट एबंडेंट एलिमेंटल फॉर्म क्या होता है? तो ब्रोमीन की लिक्विड फॉर्म। ब्रोमीन का मोस्ट एबंडेंट एलिमेंटल फॉर्म क्या होता है? तो ब्रोमीन की लिक्विड फॉर्म, ना कि ब्रोमीन की गैस फॉर्म। ब्रोमीन की मोस्ट एबंडेंट एलिमेंटल फॉर्म क्या होती है? तो ब्रोमीन की लिक्विड फॉर्म, ना कि ब्रोमीन गैस। तो इसको बनाने में आपको
एनर्जी कुछ ना कुछ लगेगा, मतलब इसकी स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 नहीं होगी। स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन गैस, क्लोरीन क्या है? तो एलिमेंटल है। क्लोरीन क्या है? तो एलिमेंट है। तो क्लोरीन की हीट ऑफ फॉर्मेशन स्टैंडर्ड स्टेट पर क्या होगी? तो क्लोरीन गैस की इसकी क्या हो जाएंगी? तो 0 हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि क्लोरीन का एलिमेंटल फॉर्म Cl2 गैस होता है, तो इसकी स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 हो जाएगी। जबकि यहाँ पर H2O गैस, देखिए ये एलिमेंट है ही नहीं, ये एक्चुअली क्या है? तो कंपाउंड है। कंपाउंड की हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 नहीं होती है, तो ये कंपाउंड है, इसलिए इसका स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 नहीं होगा। उस तरह से मीथेन क्या है? तो एक कंपाउंड है, कंपाउंड का हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 नहीं होता स्टैंडर्ड स्टेट पर, तो ये नहीं होगी। मतलब करेक्ट ऑप्शन कौन सी होगी? तो बी। IDJE एडवांस में आया 2010 में। फॉर एग्जाम्पल, तो बाई डिफिनेशन अगर हीट ऑफ फॉर्मेशन लिखना का जाए, जैसे अगर मान लेते हैं कि तो बाई डिफिनेशन परिभाषा के अनुसार बाई डिफिनेशन अगर हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 का इक्वेशन लिखना हो, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 का इक्वेशन लिखना हो, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन किसे कहते हैं? तो हीट ऑफ फॉर्मेशन किसे कहते हैं? तो एक मोल कंपाउंड को बनाइए, किसके? तो उसके मोस्ट एलिमेंटल फॉर्म से। जैसे अगर कहा जाए कि हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 का इक्वेशन लिखिए, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 का इक्वेशन लिखिए, तो क्या करेंगे? तो एक मोल CO2 को बनाएंगे, तो क्या करेंगे? तो एक मोल CO2 को बनाएंगे, क्या करेंगे? तो 1 मोल CO2 को बनाएंगे। कि किससे बनाइएगा? तो मोस्ट एबंडेंट एलिमेंटल फॉर्म से। एक मोल CO2 को बनाएंगे किससे? तो उसके मोस्ट एबंडेंट एलिमेंटल फॉर्म से। तो एक मोल CO2 को बनाइए किससे? तो उसके मोस्ट एबंडेंट एलिमेंटल फॉर्म से। तो ये इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है? तो कार्बन है, ऑक्सीजन है। कार्बन का एलिमेंटल फॉर्म क्या होता है? तो कार्बन ग्रेफाइट। यहाँ पर क्या लिखेंगे? तो कार्बन ग्रेफाइट। यहाँ पर क्या लिखेंगे? तो कार्बन ग्रेफाइट। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? तो कार्बन ग्रेफाइट प्लस क्या होगा? तो ये O2 गैस। तो एक मोल कंपाउंड को बनाइए किससे? तो उसके मोस्ट एबंडेंट एलिमेंटल फॉर्म से। तो इसमें जो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी, क्योंकि एक तरह कंबसन रिएक्शन हो गया, तो इसमें जो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी इसे हम क्या कहेंगे? तो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2। तो इस रासायनिक अभिक्रिया में इस केमिकल रिएक्शन में जो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी उसे हम क्या कहेंगे? तो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2। कि कैसे? तो इस रासायनिक अभिक्रिया में क्या और इस केमिकल रिएक्शन में क्या हो रही है? तो 1 मोल CO2 को हम बना रहे हैं किससे? तो उसके मोस्ट एबंडेंट एलिमेंटल फॉर्म से। इसमें जो अमाउंट ऑफ हीट, इस केमिकल रिएक्शन में जो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी उसे हम क्या कहेंगे? तो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2। उसी तरह से यहाँ पर देखिए, अरे हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 का रिएक्शन लिखने के लिए कहा जाए तो क्या करिए? तो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 का रिएक्शन लिखने के लिए कहा जाए तो क्या करिए? तो 1 मोल NH3 को बनाइए, 1 मोल NH3 को बनाइए, 1 मोल NH3 से बनाइए किससे? तो उसके मोस्ट एबंडेंट एलिमेंटल फॉर्म से। तो नाइट्रोजन, यहाँ कौन कौन से, इस कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट है? तो इस कंपाउंड में है नाइट्रोजन और है हाइड्रोजन। तो इस कंपाउंड को बनाइए किससे? तो नाइट्रोजन से। तो नाइट्रोजन का एलिमेंटल फॉर्म क्या होता है? N2, नॉट N2 गैस। और हाइड्रोजन का एलिमेंटल फॉर्म क्या होता है? तो H2 गैस। तो यहाँ हाइड्रोजन का एलिमेंटल फॉर्म क्या होता है? H2 गैस। तो एक मोल कंपाउंड को बना रहे किससे? तो उसके एलिमेंटल फॉर्म से। तो एक मोल कंपाउंड को बनाए किससे? तो उसके एलिमेंटल फॉर्म से। बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा? तो यहाँ पर एक ही नाइट्रोजन है, तो यहाँ पर हाफ देना होगा। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर 3/2 देना होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया? तो 1 मोल NH3 का फॉर्मेशन हुआ किससे? तो उसके मोस्ट एबंडेंट एलिमेंटल फॉर्म से। इस रासायनिक अभिक्रिया में जो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब या रिलीज होगी उसे हम कहेंगे हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3। उसी तरह से यहाँ पर आइए, यहाँ पर क्या हो रही है? तो 1 मोल CO की फॉर्मेशन। यहाँ पर ध्यान दिए, 1 मोल CO को बनाना है, किससे बनाइएगा? तो हीट ऑफ फॉर्मेशन का रिएक्शन लिखना है। आपको क्या लिखना है? तो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO का रिएक्शन लिखना है। तो यहाँ CO में कार्बन और ऑक्सीजन है, तो कार्बन का एलिमेंटल फॉर्म क्या होता है? तो कार्बन ग्रेफाइट। और ऑक्सीजन का एलिमेंटल फॉर्म क्या होता है? O नहीं, क्या? O2 गैस। O नहीं बल्कि क्या? O2 गैस। तो 1 मोल कंपाउंड को बनाइए किससे? तो उसके मोस्ट एबंडेंट एलिमेंटल फॉर्म से। 1 मोल कंपाउंड को बनाइए उसके मोस्ट एबंडेंट एलिमेंटल फॉर्म से। ध्यान दिए, बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हाफ देना होगा। तो 1 मोल CO2 को बनाइए उसके मोस्ट एबंडेंट एलिमेंटल फॉर्म से। तो उसमें जो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब या रिलीज होगी उसे हम क्या कहेंगे? हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो इस रासायनिक अभिक्रिया में जो ऊष्मा की मात्रा इस रासायनिक अभिक्रिया में जो ऊष्मा की मात्रा उत्सर्जित होगी उसे हम क्या कहेंगे? तो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2। उसी तरह से यहाँ पर आइए, यहाँ पर अगर हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन लिखना है तब
हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन लिखना है तब, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन लिखना है तब। तो एक ही मोल, ध्यान, हर जगह एक एक मोल बना रहे हैं। एक मोल कैल्शियम कार्बोनेट को बनाइए किससे, तो उसके मोस्ट एबंडेंट एलिमेंटल फॉर्म से। तो कार्बन का मोस्ट एबंडेंट एलिमेंटल फॉर्म क्या हो गया, तो कार्बन सॉलिड प्लस ये कार्बन का कैल्शियम का मोस्ट एलिमेंटल एलिमेंटल फॉर्म क्या, तो कैल्शियम सॉलिड। कार्बन का मोस्ट एलिमेंटल फॉर्म क्या, तो कार्बन ग्रेफाइट। और ऑक्सीजन का मोस्ट एलिमेंटल फॉर्म क्या, तो O2। ऑक्सीजन का मोस्ट एलिमेंटल फॉर्म क्या, तो O2 गैस। ध्यान दीजिए यहाँ 3 ऑक्सीजन है, बैलेंस करने के लिए 3/2 दे दीजिए। तो एक मोल कैल्शियम कार्बोनेट को बनाया किससे, तो उसके मोस्ट एबंडेंट एलिमेंटल फॉर्म से। एक मोल कैल्शियम कार्बोनेट को बनाया किससे, तो उसके मोस्ट एबंडेंट एलिमेंटल फॉर्म से। तो इसमें जो अमाउंट ऑफ हीट, इस रासायनिक अभिक्रिया में जो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब या रिलीज होगी उसे हम क्या कहेंगे, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। उसी तरह से अगर यहाँ पर लिखना है H2O लिक्विड के हीट ऑफ फॉर्मेशन का इक्वेशन लिखना है, तो एक मोल H2O को बनाइए किससे, तो उसके एलिमेंटल फॉर्म से। तो यहाँ कौन कौन से एलिमेंट है, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का एलिमेंटल फॉर्म क्या होता है, तो H2 गैस। ऑक्सीजन की एलिमेंटल फॉर्म क्या होती है, तो O2 गैस। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर क्या दिएगा, तो हाफ दीजिएगा। तो एक मोल H2O को बनाए किससे, तो उसके मोस्ट एबंडेंट एलिमेंटल फॉर्म से। तो उसमें जो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब या रिलीज होगी, दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O। तो यहाँ पर एक मोल H2O बनाए उसके मोस्ट एबंडेंट एलिमेंटल फॉर्म से। तो इस रासायनिक अभिक्रिया में जो ऊष्मा की मात्रा अवशोषित या उत्सर्जित होगी उसे हम क्या कहेंगे, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन का डिफिनेशन याद रखिए कि अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब या रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड, व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड, एक मोल व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म फ्रॉम देयर मोस्ट एबंडेंट एलिमेंटल फॉर्म इज कॉल्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। एक मोल कंपाउंड को बनाइए उसके मोस्ट एबंडेंट एलिमेंटल फॉर्म से, उसमें जो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब या रिलीज होती है उसी को हम क्या कहते हैं, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। तो आपको एलिमेंट का एलिमेंटल फॉर्म थोड़ा ध्यान रखना होगा। अगर हीट ऑफ फॉर्मेशन को स्टैंडर्ड स्टेट पर मेजर करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मोस्ट एबंडेंट एलिमेंटल फॉर्म 0 होती है। एक एग्जांपल है, जे में पूछा हुआ है एडी 2003 में, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डिफाइन हीट ऑफ फॉर्मेशन। स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन। इन सारे दिए गए रिएक्शन में कौन सा रिएक्शन हीट ऑफ फॉर्मेशन को डिफाइन करा, जरा देखिए पहला में कौन सा रिएक्शन हीट ऑफ फॉर्मेशन को परिभाषित करा। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन में क्या हो जाना चाहिए, तो एक मोल कंपाउंड बनाना चाहिए, तो ठीक है एक मोल तो बन रहा है, लेकिन किससे बनना चाहिए, तो मोस्ट एबंडेंट एलिमेंटल फॉर्म से। तो कार्बन का मोस्ट एबंडेंट एलिमेंटल फॉर्म क्या होता है, तो कार्बन ग्रेफाइट, ना कि कार्बन डायमंड। ये गलत है, यहाँ ग्रेफाइट रहता तो ठीक हो जाता, लेकिन ये गलत हो गया। अब यहाँ पर क्या है, तो एक मोल कंपाउंड करा, कौन सा रिएक्शन हीट ऑफ फॉर्मेशन को डिफाइन करा। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन में क्या होना चाहिए, एक मोल बनना चाहिए, ठीक है एक मोल बन रहा है, लेकिन किससे, तो मोस्ट एबंडेंट एलिमेंटल फॉर्म से, मोस्ट एबंडेंट एलिमेंटल फॉर्म से। तो हाइड्रोजन का मोस्ट एबंडेंट एलिमेंटल फॉर्म क्या होता है, H2, ठीक है। ऑक्सीजन, फ्लोरीन का क्या होता है, सॉरी यहाँ पर गलत लिखा गया, फ्लोरीन होगा। यहाँ पर एक मोल HF को बना दीजिए, एक मोल HF को बना दीजिए किससे, तो उसके मोस्ट एबंडेंट एलिमेंटल फॉर्म से। तो यहाँ हाइड्रोजन का एलिमेंटल फॉर्म H2 होता है, फ्लोरीन का F2, तो एक मोल HF बन ही रहा है उसके मोस्ट एबंडेंट एलिमेंटल फॉर्म से। तो ये क्या हो गई, करेक्ट हो गई। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डिफाइन हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो यहाँ NH3 बन तो रहा, लेकिन 2 मोल बना दिया, 2 नहीं, यहाँ पर कितना बनना चाहिए था, एक ही। हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या है, एक मोल कंपाउंड को बनाइए उसके मोस्ट एबंडेंट एलिमेंटल फॉर्म से, तो यहाँ 2 बन गया, मतलब ये डिफाइन नहीं करा हीट ऑफ फॉर्मेशन। हीट ऑफ फॉर्मेशन से दुगना एनर्जी आ जाएगा इसमें, है ना, 2 कोफिशिएंट से 2 से मल्टीप्लाई होने से इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन 2 टाइम्स हो जाएगा हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया से। यहाँ पर देखिए एक मोल CO2 तो बना रहा, लेकिन किससे बनाना चाहिए था, तो कार्बन ग्रेफाइट से, जबकि यहाँ क्या दिया, CO तो ऑलरेडी कंपाउंड है, एलिमेंट थोड़ी है। CO इज कंपाउंड नॉट एलिमेंट, कार्बन मोनोऑक्साइड कंपाउंड है ना कि एलिमेंट। एक मोल CO2 तो बना रहा, लेकिन किससे, तो कंपाउंड से। तो ये हीट ऑफ फॉर्मेशन को डिफाइन नहीं किया, तो ये भी नहीं किया, नहीं, तो कौन सी ऑप्शन सही हो गई, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, लिखे पहले से। नाउ हीट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन। हीट ऑफ फॉर्मेशन के टर्म्स में हीट ऑफ रिएक्शन मतलब कोई केमिकल रिएक्शन दे दिया गया, कहने का मतलब क्या है, कोई केमिकल रिएक्शन दे दिया गया और उसमें रिएक्टेंट, आपको डेटा क्या दिया, आपको आंकड़े क्या दिया है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का हीट ऑफ फॉर्मेशन दे दिया और पूछे कि इस केमिकल रिएक्शन में कितनी अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब या रिलीज हो रही, मतलब कोई रासायनिक अभिक्रिया दे दिया और उस केमिकल रिएक्शन में आपसे पूछा गया कि बताइए कि इसमें कितना अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब और रिलीज हुआ। डेटा आपके पास क्या है, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो अगर किसी केमिकल रिएक्शन का
अगर किसी केमिकल रिएक्शन में हीट ऑफ फॉर्मेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का दे दिया जाए और उस रिएक्शन का अगर हीट ऑफ रिएक्शन पूछा जाए तो डेल्टा एच आर इज द हीट ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी चेंज इन रिएक्शन। डेल्टा एच आर अगर हीट ऑफ रिएक्शन और एंथैल्पी चेंज इन रिएक्शन है तो एक फार्मूला आप याद रखेंगे कि डेल्टा एच आर जो हीट ऑफ रिएक्शन होती है वो इक्वल होती है किसके, तो समेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, समेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। मतलब कोई केमिकल रिएक्शन है, जैसे ये केमिकल रिएक्शन है और कोई केमिकल रिएक्शन है, आपसे पूछा जाए कि बताइए ये रिएक्शन है इसमें कितना हीट एब्जॉर्ब या रिलीज हो रहा है, और कि जी कुछ आंकड़ा दीजिएगा तब तो बताएंगे। तो कहा हाँ आंकड़ा दे रहा हूँ मैं आपको, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए दे रहा हूँ, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी दे रहा हूँ, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी दे रहा हूँ, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी दे रहा हूँ, तो बताइए कितना अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब या रिलीज होती है। कह रहा कि अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का हीट ऑफ फॉर्मेशन दे दिया जाए तो उस रिएक्शन की आप हीट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। कैसे, तो दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर स्टैंडर्ड स्टेट पर दे देगा तब, स्टैंडर्ड स्टेट मतलब प्रेशर 1 atm और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। तो अगर स्टैंडर्ड स्टेट पर आप जाएं तो स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू होगी समेशन ऑफ स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। मतलब जस्ट स्टैंडर्ड स्टेट का लगा दिए। जैसे मान लेते हैं केमिकल रिएक्शन ने लिया, वी हैव कंसीडर्ड अ केमिकल रिएक्शन, हमने अपने मन से एक रासायनिक अभिक्रिया, एक हाइपोथेटिकल केमिकल रिएक्शन, क्योंकि कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल डी कोई एलिमेंट तो होता नहीं, तो हमने एक हाइपोथेटिकल केमिकल रिएक्शन मान लिया कि मान लेते हैं ए प्लस बी बी गिविंग सी सी प्लस डी डी कोई केमिकल रिएक्शन, जहाँ पर कैपिटल ए कैपिटल बी रिएक्टेंट है, कैपिटल सी कैपिटल डी प्रोडक्ट है। स्मॉल ए इज द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए, स्मॉल बी इज द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट बी, स्मॉल सी इज द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट सी एंड स्मॉल डी इज द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट डी। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स क्या होती हैं, तो न्यूमरल विच इज यूज्ड टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में एटम को बैलेंस करने के लिए, बराबर करने के लिए जो कोएफिशिएंट्स हम यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो हमने कंसीडर कर रखा है अपने मन से केमिकल रिएक्शन ए प्लस बी बी गिविंग सी सी प्लस डी डी, और इस रिएक्शन में कितनी अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब या रिलीज हो रही है, अगर ये हमें कैलकुलेट करना है तो डेल्टा एच आर मतलब हीट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या होगी, तो समेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इक्वल क्या होगी, तो समेशन ऑफ इक्वल होगी क्या, तो समेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन समेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन किसकी, तो प्रोडक्ट की माइनस समेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन किसकी, तो रिएक्टेंट की। तो यहाँ प्रोडक्ट में कौन है, तो कैपिटल सी कैपिटल डी, ध्यान दी कैपिटल सी इज द कैपिटल डी इज द प्रोडक्ट, कैपिटल सी एंड कैपिटल डी इज द प्रोडक्ट एंड स्मॉल सी स्मॉल डी इज देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सी इनटू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी प्लस स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डी स्मॉल डी एंड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी माइनस ए इंटू इसके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए इंटू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए प्लस यहाँ पर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ बी इंटू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी। मतलब जस्ट एक फार्मूला हो गया, आपको याद रखना है। डेल्टा एच आर अगर हीट ऑफ रिएक्शन और एंथैल्पी चेंज रिएक्शन है दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, नाउ एक एग्जांपल लेते हैं जो में पूछा हुआ है, कह कि स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO 193.5 माइनस 110.5 एंड माइनस 241.8 किलो जूल पर मोल रिस्पेक्टिवली द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज इन किलो जूल फॉर द रिएक्शन इज। कह रहा है कि मैं आपको एक डेटा दे रहा हूँ, क्या, तो स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 इतनी है, CO की स्टैंडर्ड मतलब स्टैंडर्ड स्टेट पर स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 इतनी किलो जूल है, CO की इतनी है, H2O की इतनी है। कह रहा है कि द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज इन किलो जूल फॉर द रिएक्शन। कह रहा है कि रिएक्शन में आपको दे रहा हूं, कह रहा है इस रिएक्शन में कितना हीट एब्जॉर्ब या रिलीज हुई ये बताइए। तो ये जो केमिकल रिएक्शन है, इस केमिकल रिएक्शन में कितनी अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब या रिलीज हुई वो हमें बताएं। यदि मैं आपको डेटा दे रहा हूं हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 इतनी, CO इतनी और H2O की हीट ऑफ फॉर्मेशन, ये सिंपल ही अभी जैसा आपने बताया कि किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो हीट ऑफ रिएक्शन होती है वो इक्वल होती है समेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, या स्टैंडर्ड स्टेट पर दिया गया तो स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस रिएक्शन की हीट ऑफ रिएक्शन निकालनी है तो दैट इक्वल टू समेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में क्या है, तो CO और H2O है,
तो यहाँ क्या करेंगे, तो स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO प्लस स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O माइनस रिएक्टेंट में क्या है, तो CO2 और H2O माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 और बेसिक कोफिशिएंट 1 है तो 1 प्लस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 एट स्टैंडर्ड स्टेट। तो बेसिक आपको जो डेटा है वो पुट कर दीजिए, करें यहाँ पर CO का हीट ऑफ फॉर्मेशन इतना है, CO की हीट ऑफ फॉर्मेशन कितना है, तो -110.5 है, ठीक है। H2O की हीट ऑफ फॉर्मेशन कितना है, तो रिस्पेक्टिवली मतलब क्रमशः है, मतलब इतना है -241. CO2 की हीट ऑफ फॉर्मेशन कितना है, तो -393.5 और H2 की हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगी, तो स्टैंडर्ड स्टेट पर भी जैसा आपने पढ़ा है कि स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मोस्ट स्टेबल एलिमेंटल फॉर्म क्या होती है, तो 0 होती है। तो ये कितना हो जाएगा, तो 41.2, मतलब ये करेक्ट ऑप्शन कौन सी होगी, तो बी हो जाएगी, ठीक है। इसको नोट करिए। पहले एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा, द स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2O5 गैस इन किलो जूल पर मोल ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग थर्मोकेमिकल डेटा। ये सारे थर्मोकेमिकल डेटा दिया गया है इज। कह रहा कि बताइए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, समराइज करके मैं बोल दे रहा हूं। क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए हीट ऑफ फॉर्मेशन N2O5 गैस का। N2O5 गैस का क्या बताइए, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन किसमें, तो किलो जूल पर मोल कि किसके आधार पर, तो आपको मैं डेटा दे रहा हूं ना। कह रहा क्या, ये 2NO गैस प्लस O2 गैस 2NO2 गैस, इसका हीट ऑफ रिएक्शन स्टैंडर्ड स्टेट पर इतना है। कह रहा एक और रिएक्शन है 4NO2 गैस प्लस O2 गैस गिविंग अस 2N2O5 गैस, इसका हीट ऑफ रिएक्शन इतना है। अगर स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO इतना है, जान लीजिए हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया NO का और पूछा क्या जा रहा, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2O5 का। अच्छा, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन NO का दिया है और हीट ऑफ फॉर्मेशन N2O5 का पूछा जा रहा है। मतलब N2O5 कहां दिख रहा है, ये सारे में यहां दिख रहा है, देखिए यहां दिख रहा है N2O5। तो अगर इसकी हमें हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालनी है, तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि क्या बताया, कि ये भी जस्ट बताया कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो हीट ऑफ रिएक्शन होता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो हीट ऑफ रिएक्शन होता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो हीट ऑफ रिएक्शन होता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो हीट ऑफ रिएक्शन होता है इक्वल होता है समेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो हीट ऑफ रिएक्शन होता है वो इक्वल होता है समेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इसका हीट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है, ये हमें निकालना है। और हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट में O2 का तो 0 होगा स्टैंडर्ड स्टेट पर, NO2 का नहीं दिया हुआ है। अगर ये हमारे पास डेटा होता, NO2 का अगर हीट ऑफ फॉर्मेशन अगर हमें पता होता तो तुरंत निकाल देते, एक लाइन में निकाल देते इसको। लेकिन आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन NO2 का पता नहीं है कि जी कैसे पता करेंगे, कि उसके लिए और डेटा दिया है, कि कौन सा डेटा दिया है, फिर देखिए इसका हीट ऑफ रिएक्शन दिया है। अब जरा देखिए इस रिएक्शन का हीट ऑफ रिएक्शन दिया है, तो हीट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, अभी जस्ट आपको मैंने बताया क्या, तो समेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन किसका, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन किसका, तो NO2 का तो पता है ही नहीं, NO का हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, तो पहले हम लोग पता करेंगे हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 की किससे, तो इस इक्वेशन से, फर्स्ट इक्वेशन से। पहले हम क्या करेंगे, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन पता करेंगे किसकी, तो NO2 की किससे, तो इस इक्वेशन से, और फिर निकाल देंगे। तो देखिए फ्रॉम, तो ऑब्वियसली फ्रॉम इक्वेशन 1, अगर मैं इसे 1 का देता हूं, ये फर्स्ट है आपको डेटा, ये आपका सेकेंड है और ये आपका है ना, ये सेकेंड है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से जाइए। तो सिंस अभी जैसा आपको मैंने बताया कि स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या होती है, तो समेशन ऑफ स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, समेशन ऑफ स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन किसकी, तो रिएक्टेंट की, ये होगी। तो ऑब्वियसली इस रिएक्शन की हीट ऑफ रिएक्शन कितनी दी गई है, तो -114 किलो जूल पर मोल। किलो जूल में ये निकालना भी है किलो जूल में, तो किलो जूल बार बार कितना लिखेंगे, -114 हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट मतलब 2 इंटू हीट ऑफ फॉर्मेशन किसका, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 ये प्रोडक्ट हो गया, माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट में कौन सा है, तो NO है। तो ये ऑब्वियसली 2 इंटू हीट ऑफ फॉर्मेशन किसका, तो NO का, प्लस हीट ऑफ फॉर्मेशन किसका,
तो F02 ये हो गई आपकी। ठीक है, अब जरा देखिए आपको यहाँ पर इसका मतलब ये क्या हो गया, तो -114 इज इक्वल टू ये 2, आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन किसका निकालना है, NO2 का, मान लेते हैं इसको x, माइनस ये हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO दिया हुआ कितना, हीट ऑफ फॉर्मेशन 90.2 किलो जूल पर मोल है, तो ये हो जाएगा -2 90.2 है ना जी, तो हो जाएगा 180.4 हो जाएगा। ठीक है, ये तो 0 हो गया आपका, ये 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, तो ये इसको इधर ले आइएगा तो 180, ये x इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 180.4 माइनस 114/2, तो ये इसकी वैल्यू आप निकाल दीजिए, तो दैट इज इक्वल टू कितनी, तो ये आपका हो गया 0.6, ये सॉरी ये हो जाएगा आपका 0.4, ये आपका 0.4 हो गया, और ये 10 में से 1 गया 4 गया, तो ये हो गया 6, और ये 7 में से कितना गया, तो 1 गया, तो ये कितना हो गया, तो ये 7 में से 1 गया तो 6। ठीक है, तो 66.4/2 मतलब 66.4/2 मतलब 33.2। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, तो ये x मतलब क्या, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन आपने निकाली किसकी, तो NO2 की, कितना, तो 33.2 किलो जूल पर मोल, ये आपका। लेकिन आपको निकालना क्या है, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से जाएगा तो क्या कहेंगे, तो हीट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू समेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन किसकी, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन किसकी, तो रिएक्टेंट की। तो यहाँ पर हीट ऑफ रिएक्शन आपको दिया हुआ है कितना, तो -102.6 इज इक्वल टू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट मतलब 2 इंटू हीट ऑफ फॉर्मेशन किसका, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2O5 माइनस ऑब्वियसली माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन रिएक्टेंट में कौन सा है, तो NO2 और O2 मतलब 4 इंटू हीट ऑफ फॉर्मेशन किसका, तो NO2 का, प्लस हीट ऑफ फॉर्मेशन किसका, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2, ये होगी हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2। तो यहाँ पर सारे डेटा को पुट करिए, -102.6 इज इक्वल टू 2 इंटू इसका मान लेते हैं बाई हीट ऑफ फॉर्मेशन माइनस ये 4 इंटू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 आपने पता कर रखा कितना, तो 33.2 प्लस 0, तो ये कितनी हो गई, तो ये दिस सिंपल, इसको सॉल्व करेंगे, -106 इज इक्वल टू 2 बाई माइनस ये हो गया 0.8, और ये 2 132.8, तो यहाँ से बाई इक्वल टू कितनी हो जाएगी, तो इसको इधर ले आएंगे तो 132.8 माइनस 102.6/2, तो ये कितनी हो गई, तो ये 30.2/2 मतलब ये 15.1 हो गया, ये किलो जूल पर, तो मतलब यहाँ करेक्ट ऑप्शन कौन सी हो जाएगी, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ऑब्वियसली इस क्वेश्चन में क्या था, तो इस क्वेश्चन में था जी हीट ऑफ फॉर्मेशन NO2 को निकालना था, N2O5 का निकालना था, तो हीट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू समेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है। तो अगर ये हमें निकालना, तो ये इसका हीट ऑफ रिएक्शन दिया है, अगर ये हमें निकालना तो ये पता होना चाहिए, लेकिन ये पता था ही नहीं, तो पहले हमने क्या करा, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 पता किया किससे, तो इक्वेशन 1 से, फिर ये निकाल दिया। ठीक है, नोट डाउन करिए इसको। नाउ एक और आसान सा क्वेश्चन है, 777 या 2008 में आया है। ट्रिपल मतलब जो पहले ट्रिपल था वही आज का क्या है, जेई मेन। क्वेश्चन में है कि ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग थर्मोकेमिकल डेटा, कुछ थर्मोकेमिकल डेटा आपको दिया गया है 25 डिग्री सेल्सियस पर, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ OH माइनस इज, OH माइनस का हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा। सिंपल है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। देखिए इस रिएक्शन का क्या दिया गया है, तो हीट ऑफ रिएक्शन, इस इक्वेशन का अगर मैं इसे इक्वेशन 1 का दूं और इसे इक्वेशन 2 को, तो इस रिएक्शन का हीट ऑफ रिएक्शन दिया गया 25 डिग्री सेल्सियस मतलब स्टैंडर्ड स्टेट पर है सारा, कब है, तो स्टैंडर्ड स्टेट पर
ये सारा कब है, तो स्टैंडर्ड स्टेट पर है। ये सारा क्या है, तो स्टैंडर्ड स्टेट पर है। ठीक है, यहाँ पर और दिया हुआ है स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H प्लस एक्वस इज इक्वल टू 0। तो ये सारा स्टैंडर्ड स्टेट पर दिया हुआ है। तो सिंपल है, इक्वेशन 1 से अगर जाएं सॉल्यूशन, अगर इक्वेशन 1 में आप जाएं तो इक्वेशन 1 में आप क्या लगा दें, तो सॉल्यूशन सिंस हीट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या होती है, तो समेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन और प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट दिस। तो यहां पर चूंकि 25 डिग्री मतलब स्टैंडर्ड स्टेट पर है आपका, ठीक है, तो स्टैंडर्ड स्टेट पर जो इसकी हीट ऑफ रिएक्शन है वो कितनी है, तो 57.32 किलो जूल है। स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट में कौन सा है, तो H प्लस है, तो स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H प्लस एक्वस प्लस स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन किसका, तो OH माइनस एक्वस माइनस स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन किसका, H2O लिक्विड का, ऑफ H2O लिक्विड। तो यहाँ पर दिस सिंपल आप कह सकते हैं 57.32 किलो जूल इज इक्वल टू, किलो जूल तो यही रहेगा सब। तो ये हो गया आपका 0 दिया हुआ है स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H प्लस। स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन किसका, तो OH माइनस का आपको निकालना है। स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ किसका, OH माइनस आपको निकालना है, माइनस स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O लिक्विड। तो स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O लिक्विड कितनी है, तो देखिए ये केमिकल रिएक्शन को गौर से देखिए आप, ये केमिकल रिएक्शन एक्चुअली है क्या, कि जिस केमिकल रिएक्शन में 1 मोल H2O को बनाया जा रहा है, इस केमिकल रिएक्शन में क्या किया जा रहा, तो 1 मोल H2O को बनाया जा रहा है किससे, तो उसके मोस्ट एबंडेंट एलिमेंटल फॉर्म से। इस केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा, तो 1 मोल H2O को बनाया जा रहा है किससे, तो उसके मोस्ट एबंडेंट एलिमेंटल फॉर्म से। तो आपने पढ़ा है कि किसी भी एलिमेंट के किसी भी कंपाउंड का 1 मोल बनाइए किससे, तो उसके मोस्ट एबंडेंट एलिमेंटल फॉर्म से, उसमें जो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब या रिलीज होती है दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो एक्चुअली इस रिएक्शन में हो क्या रही है, इस रिएक्शन में 1 मोल H2O को बनाया जा रहा है उसके मोस्ट एबंडेंट एलिमेंटल फॉर्म से। इस रिएक्शन में क्या हो रही है, तो 1 मोल H2O को बनाया जा रहा है किससे, तो उसके मोस्ट एबंडेंट एलिमेंटल फॉर्म से। तो अगर 1 मोल H2O को बना रहे उसके मोस्ट एबंडेंट एलिमेंटल फॉर्म से, तो उस रिएक्शन में जो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब या रिलीज होगी उसे हम क्या कहेंगे, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो एक्चुअली डेटा क्या है, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O का, दैट इज इक्वल टू -2 पुट कर दिए -286.21 किलो जूल। ठीक है, ये हो गई, ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको इधर ले आइए, तो इसका मतलब हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू कितनी हो जाएंगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये -286.21 प्लस 57.32 किलो जूल। तो इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये 286 57 कितना हो जाएगा, तो माइनस नहीं आएगा, -228 आ जाएगा, ये -228.88 किलो जूल। ठीक है, तो ये मतलब ये सीधा करेक्ट ऑप्शन। तो ये हीट ऑफ फॉर्मेशन हो गई, ये थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन एक्चुअली थर्मोकेमिस्ट्री में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो हीट ऑफ फॉर्मेशन ही है ना। ये थर्मोकेमिस्ट्री में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन ही है। ये आगे देखिएगा हर रिएक्शन में ही आ जाता है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है फॉर जेई पॉइंट ऑफ व्यू से। जेई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, जेई में एक क्वेश्चन जरूर डालता है इससे, और नीट में भी, नीट में और जेई दोनों इंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से थर्मोकेमिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट है थर्मोडायनामिक्स में, दैट इज द एंट्रोपी फ्री एनर्जी, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और थर्मोडायनामिक्स इंपॉर्टेंट है जस्ट, ये थोड़ा वेरी इंपॉर्टेंट है, और जो एंट्रोपी और फ्री एनर्जी है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये मत रहिएगा कि 11th में है 12th में है, उसके लिए ईजी वे में मत लीजिए। जिनको एंट्रेंस देना है उसको इन सारे चैप्टर को आप सीरियसली लीजिए, ठीक है। जब तक ये सारा थर्मोडायनामिक्स थर्मोकेमिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर
कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू। ये सब चैप्टर को आप कभी भी इग्नोर करके नहीं चल सकते हैं। और ईजी है, बहुत टफ थी। जैसे मैंने इतना लंबा बता दिया आपको, थर्मो हीट ऑफ फॉर्मेशन है एक्चुअली एक ही लाइन का। हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या है, तो एक मोल कंपाउंड को बनाइए, उसके मोस्ट एबंडेंट एलिमेंटल फॉर्म से, दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। और इसमें एक और लाइन रखना है, हीट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू समेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। और कहीं कुछ याद ही नहीं रखना है इसके अंदर, बाकी सब तो समझने की चीज़ है। इसमें बस यही रखना है याद कि हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या है, तो एक मोल कंपाउंड को बनाइए किससे, तो उसके मोस्ट एबंडेंट एलिमेंटल फॉर्म से। एक मोल कंपाउंड को बनाइए किससे, तो उसके मोस्ट एबंडेंट एलिमेंटल फॉर्म से, दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो और आगे जो देखेंगे वो छोटा छोटा आ जाएगा, फटाफट खत्म हो जाएगा, 2 क्लास के अंदर मैं इसको खत्म कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद में ऑर्गेनिक और 12th दोनों स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो ऑर्गेनिक में मैंने बता रखा है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म खत्म कर रखे हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एक बैच में शुरू किए थे जस्ट, और एक बैच में ज्योमेट्रिकल खत्म कर दिए थे, ऑप्टिकल शुरू करने वाले थे, और एक बैच में ज्योमेट्रिकल शुरू करना था। तो ज्योमेट्रिकल से मैं शुरू करूँगा, ठीक है। जिनका छूट गया है वो कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसको मैं करने के बाद 12th में आ जाऊँगा, ठीक है। इसलिए बॉदर मत होइएगा, ये बहुत कमेंट कर रहे हैं 12th कब शुरू करेंगे, 12th कब शुरू करेंगे। कर देंगे भैया, टेंशन क्या ले रहे हो, है ना। मेरा तो ऐसे ही, अब जब शुरू हो जाएगा तो तुरंत खत्म भी हो जाएगा आपका। दिसंबर तक तो चाहे कितना भी लॉकडाउन रहे, दिसंबर तक तो मैं खत्म कर ही दूंगा, ये आप दिमाग में बिठा लीजिए। दिसंबर तक मेरा कोर्स कंप्लीट होगा, फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। आप दिमाग में बिठा लीजिए कि 31 दिसंबर के पहले आपका खत्म हो जाएगा। इसके लिए बॉदर नहीं होना चाहिए, तो टेंशन में रहता है, ठीक है जी। ओके, ठीक है, पढ़ते रहिए और वीडियो देखा करो जी, बहुत कम देख रहे हो तुम लोग, जैसे बिल्कुल इग्नोर करके चल रहा है ना। टाइम पास मत करो, इट्स अपॉर्चुनिटी। घर में बैठ करके आराम से पढ़िए, खाना पीना आराम से मिल ही रहा होगा, ठीक है। ठीक है, ओके, बाय।